नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार से एक बड़ी राजनीतिक सोच निकलकर सामने आई है। राजनीति और बोलचाल की भाषा में इसे बड़ा दांव भी कहते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में 75% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। इसमें 10% EWS कोटे के लिए है और ओवरऑल इसमें OBC को का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है। और ये 75% आरक्षण का जो प्रस्ताव है, ये बिहार में हाल में की गई जातीय सर्वेक्षण और उससे आए हुए आंकड़ों के बाद का है। बिहार सरकार ने सामाजिक और जो शैक्षणिक आधार पर भी आंकड़े रखे हैं, आर्थिक आधार पर भी आंकड़े रखे हैं। इस आंकड़े के बाद कई नई बातें सामने आई हैं कि बिहार में 1/3 आबादी तो 6,000 रुपये से कम में गुजर बसर कर रही है। अगर 6,000 से 10,000 के बीच की आमदनी को ले तो लगभग 63 से 64% के बीच लोग 6 से 10,000 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। इसी तरीके से एक गरीबी का भयावह आंकड़ा है। जातिगत आधार पर भी ये आंकड़ा दिखता है। ऐसा नहीं है कि केवल किसी खास वर्ग में गरीब हैं, गरीब हर वर्ग में हैं। SC वर्ग में 42.93% परिवार गरीब हैं, यानी दलित वर्ग में 42.93% परिवार गरीब हैं। ST वर्ग में 42.7% परिवार गरीब हैं। OBC वर्ग में 33.58% परिवार गरीब हैं। पिछड़ा वर्ग में, क्षमा कीजिए, EBC वर्ग में 33.58% गरीब हैं, जिसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं। और पिछड़ा वर्ग में, जो बैकवर्ड कास्ट वर्ग के रूप में बिहार में जाना जाता है, उसमें 33.16% गरीब हैं। अगर अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा को जोड़ लें तो ये प्रतिशत और भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सामान्य वर्ग में भी, जनरल वर्ग में भी 25.09% परिवार गरीब हैं। अब गरीबी की इस व्यापक तस्वीर के बीच आरक्षण का प्रस्ताव, उसका दायरा बढ़ाने की वकालत नीतीश कुमार ने की है और एक देशव्यापी विमर्श आरक्षण को लेकर भी छिड़ा है, इसके दायरे को लेकर भी छिड़ा है और आरक्षण का प्रतिशत क्या हो, इस पर भी ये बहस छिड़ी है। अब राष्ट्रीय राजनीति पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इससे कोई दो मत नहीं है। बल्कि आप कुछ लोग इसे मंडल 2 का दौर भी कह रहे हैं। लेकिन एक बात खास है कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो जनरल वर्ग के लिए कुछ भी नहीं था। बाद में जनरल वर्ग के लिए भी EWS नाम से, जिसमें जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। और अब ये जो नीतीश कुमार ने राजनीतिक विमर्श छेड़ा है, जो पहल की है, उस पर पॉलिटिकल बयानबाजी भी होगी, राजनीति भी होगी। और कुछ आंकड़े आपको बताना बहुत ज़रूरी है, उल्लेखनीय है। तब थोड़ा और आगे बात करते हैं कि जो बिहार में सामान्य वर्ग में 25% परिवार तो गरीब हैं ही, लेकिन उस सामान्य में भी अगर देखा जाए तो भी बिहार में भूमिहार कही जाने वाली जाति, जिसके बारे में आम धारणा यह रही है कि यह बहुत संपन्न जाति रही है, लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भूमिहारों में भी सामान्य वर्ग में सबसे ज़्यादा गरीब जो हैं भूमिहार हैं और इसका प्रतिशत 27.58% है। 2,31,211 परिवार गरीब हैं। सामान्य वर्ग में मुस्लिम
धर्म से देखा जाए तो शेख जाति दूसरे नंबर पर है, सामान्य में आती है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग में भी एक आश्चर्यजनक आंकड़ा है। पिछड़ा वर्ग में यादव जो जाति है ये सबसे गरीब है। भाई अगड़े वर्ग में सबसे गरीब भूमिहार और पिछड़ा वर्ग में सबसे गरीब यादव। आपको पता होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या के मामले में भी यादव हैं और ये बीते दिनों जो जातीय सर्वेक्षण हुआ है उसमें सामने आया है। अब इसमें कुछ लोग राजनीति भी देख रहे हैं कि बिहार में यादवों की संख्या है, भूमिहार भी प्रभावशाली हैं और जो राजनीति देखी जा रही है उस राजनीति में खास करके जेडीयू और आरजेडी जिस किस्म की राजनीति कर रही है उसमें भूमिहारों को भी लुभाने का प्रयास किया जा रहा है और यादव तो उनके समीकरण में हैं। ये एक बात है जो आलोचनात्मक नज़रिए से कही जा रही है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार के इस कदम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। एक बात तो ये है कि ओबीसी की सियासत, जिनकी जनसंख्या किसी भी वर्ग से सबसे बड़ी है और ओवरऑल 52% तो बहुत पुराने आंकड़े 1931 के हिसाब से है और ताज़ा आंकड़े अगर सामने आएंगे तो तस्वीर सामने आएगी। तो बिहार ने ये बहस छेड़ी है कि ओबीसी जो सबसे बड़ा वर्ग है उस वर्ग को उसके आनुपातिक हिसाब से आरक्षण उनको क्यों नहीं दिया जाए और इसके लिए अगर जातीय जनगणना जरूरी है तो वो क्यों ना हो। ये सिर्फ बात ओबीसी तक सीमित नहीं है। अगर ये बात सामने आ रही है कि सामान्य वर्ग से भी कुछ जातियां हैं जो बेहद गरीब हैं और उनके लिए भी आरक्षण की आवाज़ बुलंद की जा सकती है, तो आरक्षण को लेकर के एक नई सोच उभरती हुई दिख रही है। ये सोच आरक्षण को आर्थिक आधार से जोड़ती है और मूल रूप में देखा जाए तो आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक रहा है, आर्थिक नहीं रहा है। लेकिन बीते दिनों में जिस तरीके से अदालत के इंटरवेंशन से, राजनीति के इंटरवेंशन से आरक्षण में आर्थिक आधार को जोड़ा गया, अब जातीय जनगणना में भी वह विकल्प खोल दिया गया है और इसकी जो वजह है वो राजनीतिक ज़रूरत को समझे तो ज़्यादा नज़र आती है। नीतीश कुमार ने जो पहल की है उसका जवाब बीजेपी की सियासत अब तक दे नहीं पा रही थी। जातीय जनगणना पर बीजेपी बिल्कुल घिर चुकी है। जातीय जनगणना पर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने इसका ऐसे तो जो अदालत में हलफनामा दिया था उसमें ये बताया था कि वो जातीय जनगणना फिजिबल नहीं है और अभी हाल में जो बिहार से डेलीगेशन गया था वहाँ भी ढुलमुल रवैया था और जैसा कि नीतीश कुमार का दावा है कि उनसे कहा गया था कि आप अपने यहाँ करा लीजिए, तो जातीय सर्वेक्षण उन्होंने कराया। और चुनावों में जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के भाषण आ रहे हैं वो खासकर अमित शाह की अगर का जिक्र करें तो उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर के वो अभी चर्चा करेंगे, यानी इसको उन्होंने खारिज या एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन जाति को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने जो हाल में बयान दिए थे कि अमीर और गरीब ही दो जाति है देश में, जातिवाद के विरोध में बोल रहे थे। तो इस तरीके से एक तरह से जातीय जनगणना को जातिवाद से जोड़ने की कोशिश भी सियासत का एक हिस्सा है और ये बड़ी बहस है कि जातीय जनगणना अगर SC ST को आरक्षण देने के लिए ज़रूरी है वो आंकड़े जातीय जनगणना के, तो OBC वर्ग को आरक्षण देने के लिए जातीय जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं ज़रूरी हैं। तो एक ज़रूरत इस रूप में दिखती है और ये बहस भी बहुत मजबूत है कि क्या जातीय जनगणना करने से जातिवाद बढ़ता है, जाति जनगणना करके तथ्यों को सामने रखने से जातिवाद बढ़ता है, या आरक्षण से जातिवाद बढ़ता है। आरक्षण क्या आर्थिक विषमता, सामाजिक शैक्षणिक विषमता को मिटाने वाला है
या कि बढ़ाने वाला है, यह भी बड़ी बहस है। लेकिन वर्तमान में राजनीतिक रूप से ये जातीय जनगणना और आरक्षण का दायरा, आरक्षण का प्रतिशत और आरक्षण को लेकर पूरी बहस एक नई दिशा में आगे बढ़ चली है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से बैकफुट पर ला दिया है और इंडिया गठबंधन अगर इसी सोच को लेकर आगे बढ़ती है, जो निश्चित रूप से बढ़ने वाली है, और तो ये तय है कि 2024 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बिहार की धरती से गढ़ दिया गया है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।